हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPSE 3 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट प्लेटो से मार्क्स तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ द क्लासिकल ट्रेडिशन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि क्लासिकल ट्रेडिशन, मेनली प्लेटो, एरिस्टोटल, सिसेरो जैसे थिंकर्स के आइडियाज वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हमें बताना है कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, उनके आइडियाज आज भी कैसे रेलेवेंट है और किस तरह मॉडर्न पॉलिटिक्स में उनकी रिफ्लेक्शन मिलती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। क्लासिकल ट्रेडिशन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का बेस माना जाता है, जिसमें प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे फिलोसोफर्स ने जस्टिस, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, एथिक्स और गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट्स दिए। इन्होंने पॉलिटिक्स को एक मोरल और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी बनाया। आज भी जब हम पॉलिटिक्स और गवर्नेंस की बात करते हैं तो क्लासिकल थिंकर्स के आइडियाज हमें गाइड करते हैं। इसलिए क्लासिकल ट्रेडिशन को समझना बहुत जरूरी है। मेन बॉडी। 1. पॉलिटिकल फिलॉसफी की नींव। प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें फिलोसोफर किंग रूल करता है और जस्टिस को सेंट्रल रखा। एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स को नेचुरल एक्टिविटी कहा और इंसान को पॉलिटिकल एनिमल डिफाइन किया। सिसेरो ने ग्रीक फिलॉसफी को रोमन लॉ के साथ कंबाइन करके नेचुरल लॉ और मोरल अथॉरिटी पे जोर दिया। रेलेवेंस। आज के टाइम में जब हम लीडरशिप और मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं तो प्लेटो के फिलॉसफर किंग का आइडिया याद आता है। 2. पॉलिटिक्स और एथिक्स का संबंध। प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों के लिए पॉलिटिक्स का मेन एम एथिकल और मोरल लाइफ को प्रमोट करना था। एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स को गुड लाइफ अचीव करने का जरिया कहा। सिसेरो ने कहा कि पॉलिटिक्स बिना मोरालिटी के टिक नहीं सकती। रेलेवेंस। आज के डिबेट्स ऑन करप्शन, फ्री गवर्नेंस, एथिकल लीडरशिप और गुड गवर्नेंस इन्हीं क्लासिकल आइडियाज की रिफ्लेक्शन है। 3. सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी और स्टेट के कॉन्सेप्ट्स। एरिस्टोटल ने गवर्नमेंट को क्लासिफाई किया: मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी और उनके करप्ट फॉर्म्स। ग्रीक पोलिस ने सिटीजनशिप और एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का आइडिया दिया। रोमन्स ने लॉ और रिपब्लिक के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, जो आज के कॉन्स्टिट्यूशंस का फाउंडेशन बना। रेलेवेंस। आज के मॉडर्न स्टेट्स में सिटीजनशिप राइट्स, रूल ऑफ लॉ और चेक्स एंड बैलेंसेस काफी हद तक क्लासिकल थिंकर्स से इंस्पायर्ड है। 4. मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट पर असर। रेनेसा और एनलाइटनमेंट के थिंकर्स मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो क्लासिकल टेक्स्ट्स को स्टडी करते रहे। मॉडर्न जस्टिस थियरीज, रॉल्स और डेमोक्रेसी के डिबेट्स में भी क्लासिकल इन्फ्लुएंस दिखता है। इवन मार्क्स के थियरीज एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट से इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड है। रेलेवेंस। क्लासिकल ट्रेडिशन ने जो बेसिक क्वेश्चंस दिए, जस्टिस क्या है, स्टेट का पर्पस क्या है, किसको रूल करना चाहिए, यह क्वेश्चंस आज भी पॉलिटिकल थियरी के सेंटर में है। कंक्लूजन। क्लासिकल ट्रेडिशन सिर्फ एक हिस्टोरिकल लेगेसी नहीं है, बल्कि मॉडर्न पॉलिटिक्स का फाउंडेशन है। प्लेटो और एरिस्टोटल के जस्टिस, एथिक्स और सिटीजनशिप के आइडियाज आज भी रेलेवेंट है। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और मोरल गवर्नेंस के डिबेट्स इन्हीं फाउंडेशन से इंस्पायर होते हैं। इसलिए क्लासिकल ट्रेडिशन का स्टडी करना आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पास्ट में था। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 2. Examine the relationship between politics and ethics in Aristotle's political thought. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स और एथिक्स को कैसे जोड़ा। मतलब, उनके लिए पॉलिटिक्स सिर्फ पावर या गवर्नेंस का सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि एक एथिकल लाइफ का एक्सटेंशन था। हमें उनकी गुड लाइफ, स्टेट का रोल, वर्च्यूज और दोनों के इंटरकनेक्शन को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एरिस्टोटल, जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने एथिक्स और पॉलिटिक्स को एक दूसरे से जुदा हुआ बताया। उनके लिए एथिक्स का मतलब था इंडिविजुअल का गुड लाइफ अचीव करना, और पॉलिटिक्स एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें ये गुड लाइफ पॉसिबल हो।
प्लेटो से अलग एरिस्टोटल ने रियल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस को इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन हमेशा एथिकल बेस के साथ। उनकी बुक्स निकोमेकियन एथिक्स और पॉलिटिक्स दोनों मिलकर इस कनेक्शन को समझाती है। मेन बॉडी। 1. एथिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल के लिए हर एक्शन का एक तेलोस पर्पस होता है, और सबसे बड़ा पर्पस है यूडेइमोनिया यानी ह्यूमन फ्लरिशिंग। एथिक्स का काम था वर्चूज, करेज, जस्टिस, टेम्परेंस डेवलप करना जो एउडेमोनिया के लिए जरूरी है। पॉलिटिक्स को उन्होंने मास्टर साइंस बोला क्योंकि वो एनवायरनमेंट बनाता है जिसमें इंडिविजुअल्स वर्च्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2. द रोल ऑफ द स्टेट इन अचीविंग द गुड लाइफ। एरिस्टोटल ने स्टेट पोलिस को एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन बोला। फेमस क्वोट, मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। फैमिली और विलेज सर्वाइवल के लिए है, पर स्टेट का पर्पस है गुड लाइफ और एक्सीलेंस। स्टेट लॉज, एजुकेशन और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू सिटीजन्स को वर्चुअस बनाता है। एग्जाम्पल, एजुकेशन प्रमोट करना या करप्शन रोकना पॉलिटिकल भी है और एथिकल भी। 3. वर्च्यू, जस्टिस एंड पॉलिटिकल लाइफ। जस्टिस को एरिस्टोटल ने पॉलिटिकल और एथिकल दोनों वर्च्यू माना। जस्टिस का मतलब था सबको उनका हक देना और इंडिविजुअल और कम्युनिटी के बीच बैलेंस बनाए रखना। गवर्नेंस में भी उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन को अप्लाई किया, ना ज्यादा टिरनी हो ना पूरा एनर्की। जैसे करेज कावर्डिस और रेकलेसनेस के बीच होता है, वैसे ही पॉलिटिक्स में भी बैलेंस होना चाहिए। 4. इंटरडिपेंडेंस ऑफ एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल के लिए एथिक्स अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उसको एक सपोर्टिव पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चाहिए। अगर स्टेट करप्ट है तो सिटीजन्स भी करप्ट हो जाते हैं, और अगर स्टेट वर्चुअस है तो सिटीजन्स भी वर्चुअस होते हैं। इसलिए एजुकेशन, लॉ और गवर्नेंस को उन्होंने एथिकल डेवलपमेंट से जोड़ा। प्लेटो ने आइडियल्स पे ज्यादा फोकस किया था, लेकिन एरिस्टोटल ने प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशंस को एथिकल लेंस से देखा। 5. रेलेवेंस एंड क्रिटिसिज्म। आज के टाइम में भी एरिस्टोटल का थॉट रेलेवेंट है, जैसे ह्यूमन राइट्स, जस्टिस और वेलफेयर पॉलिसीज। लेकिन उनकी कुछ सोच अपने टाइम तक लिमिटेड थी, जैसे स्लेवरी को एक्सेप्ट करना और वीमेन को एक्सक्लूड करना। फिर भी उनका मैं पॉइंट की पॉलिटिक्स को हमेशा एथिकल बेस पे होना चाहिए, आज भी पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन, एरिस्टोटल के लिए पॉलिटिक्स और एथिक्स एक हाई सिक्के के दो पहलू थे। एथिक्स इंसान को गुड लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है और पॉलिटिक्स अस गुड लाइफ को पॉसिबल बनाता है। स्टेट का असली रोल सिटीजन्स को वर्चुअस बनाना था। हाँ, उनके कुछ आइडियाज आउटडेटेड लगते हैं, लेकिन उनकी ये थॉट कि पॉलिटिक्स को एथिक्स से अलग नहीं किया जा सकता, आज भी बहुत रेलेवेंट है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 3. क्रिटिकली एग्जामिन जॉन लॉक्स थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें जॉन लॉक के नेचुरल राइट्स के सिद्धांत को डिटेल में समझना है। हमें बताना है कि नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, लॉक ने इनको कैसे जस्टिफाई किया, और उनका क्या इंपॉर्टेंस था। साथ ही हमें एक क्रिटिकल एनालिसिस भी देना है, मतलब स्ट्रेंथ्स और उनके लिमिटेशंस दोनों। आंसर। इंट्रोडक्शन। जॉन लॉक 1632-1704 को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है और एनलाइटनमेंट के सबसे इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स में माना जाता है। उनका नेचुरल राइट्स का थियरी लिबरल पॉलिटिकल थॉट का बेस है। लॉक के हिसाब से हर व्यक्ति के पास लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी जैसे अधिकार जन्म से होते हैं, जो कभी खत्म नहीं किए जा सकते। ये यूनिवर्सल और इनएलियनेबल होते हैं। इस आंसर में हम लॉक के नेचुरल राइट्स को समझेंगे, उसके जस्टिफिकेशन और इम्प्लीकेशंस को देखेंगे, और फिर उनकी स्ट्रेंथ्स और क्रिटिसिज्म्स को एनालाइज करेंगे। मेन बॉडी। 1. नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट। लॉक के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल सोसाइटी के पहले लोग स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे। यह स्टेट केओटिक नहीं थी, बल्कि नेचुरल लॉ से गवर्न थी। हर व्यक्ति के पास जन्म से हाई लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के अधिकार होते थे। यह राइट्स किसी रूलर के दिए हुए नहीं होते, बल्कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ नेचुरली होते हैं। लेकिन अथॉरिटी की कमी के वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे। 2. सोशल कॉन्ट्रैक्ट और राइट्स का प्रोटेक्शन। लॉक ने कहा कि लोग अपने राइट्स को सिक्योर करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए गवर्नमेंट बनाते हैं। गवर्नमेंट का काम लोगों के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। अगर गवर्नमेंट टायरानिकल हो जाए या राइट्स को प्रोटेक्ट ना करे, तो लोगों को उसके खिलाफ रेजिस्ट या ओवरथ्रो करने का हक है। यह आइडिया डिवाइन राइट ऑफ किंग्स
को चैलेंज करता है और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का बेस बनाता है। 3. लॉक के थियरी की इन्फ्लुएंस और स्ट्रेंथ्स। लॉक के आइडियाज ने लिबरल डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को इंस्पायर किया। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 और फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स 1789 पर लॉक का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था। लॉक ने एक मोरल और रैशनल जस्टिफिकेशन दिया जिससे स्टेट के पावर को लिमिट किया जा सके। उन्होंने टॉलरेशन, कॉन्सेंट ऑफ गवर्न और प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स जैसे वैल्यूज को प्रमोट किया। 4. लॉक के थियरी की क्रिटिसिज्म। क्रिटिक्स कहते हैं कि लॉक ने प्रॉपर्टी राइट्स पर ज्यादा एम्फेसिस दिया, जिससे इनइक्वालिटी बढ़ी। मार्क्सिस्ट्स उन्हें बोर्जवा इंटरेस्ट्स का सपोर्टर मानते हैं। नेचुरल राइट्स को क्रिटिक्स एब्स्ट्रैक्ट और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से अलग मानते हैं। लॉक का असम्पशन कि लोग स्टेट ऑफ नेचर में रैशनल और मोरल होते हैं अनरियलिस्टिक लगता है। बेंथम जैसे थिंकर्स ने नेचुरल राइट्स को नॉनसेंस अपॉन स्टिल्ट्स बोला। लॉक खुद स्लेवरी और कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करते थे, जो उनके यूनिवर्सल राइट्स के आइडिया के अगेंस्ट है। कंक्लूजन। लॉक का नेचुरल राइट्स थियरी लिबरलिज्म और मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। हाँ, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं जैसे कि प्रॉपर्टी बियास और एब्स्ट्रैक्टनेस, लेकिन लिबर्टी और अकाउंटेबल गवर्नमेंट पर उनकी सोच आज भी रेलेवेंट है। लॉक के आइडियाज ने ह्यूमन राइट्स और जस्टिस के डिबेट्स को हमेशा इंस्पायर किया है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Examine Saint Aquinas' views on law and state. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सेंट थॉमस एक्वाइनस के पॉलिटिकल थॉट को एक्सप्लेन करना है। हमें बताना है उन्होंने लॉ को कैसे डिफाइन किया, कौन से टाइप्स ऑफ लॉ दिए और स्टेट का रोल क्या माना। साथ ही उनकी सोच एरिस्टोटल और क्रिश्चियनिटी से कैसे इन्फ्लुएंस हुई ये भी डिस्कस करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। सेंट थॉमस एक्वाइनस 1225 to 1274 एक मेडिवल क्रिश्चियन फिलोसोफर और थियोलॉजियन थे। उन्होंने एरिस्टोटल के फिलॉसफी को क्रिश्चियन थियोलॉजी के साथ मिलाकर एक यूनिक पॉलिटिकल थियरी दी। एक्वाइनस का फोकस लॉ, नेचुरल ऑर्डर और स्टेट के रोल पर था। उनका मानना था कि हर ह्यूमन लॉ को नेचुरल लॉ और डिवाइन लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उनका थॉट वेस्टर्न पॉलिटिकल और लीगल ट्रेडिशन का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना। मेन बॉडी। 1. एक्वाइनस का लॉ का कॉन्सेप्ट। एक्वाइनस ने लॉ की एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन दी जो आज भी रेलेवेंट है। उनके हिसाब से लॉ एक रैशनल ऑर्डिनेंस है जो कॉमन गुड के लिए बनाया जाता है और जिसे अथॉरिटी के द्वारा प्रॉपर्ली डिक्लेयर किया जाता है। मतलब लॉ आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, बल्कि रीजन और वेलफेयर पर बेस्ड होना चाहिए। एक्वाइनस के लॉ के टाइप्स। अटर्नल लॉ गॉड की रैशनल ऑर्डर जो यूनिवर्स को गवर्न करती है। डिवाइन लॉ स्क्रिप्चर में दिए गए लॉस जैसे 10 कमांडमेंट्स। नेचुरल लॉ ह्यूमन बीइंग्स का अटर्नल लॉ में पार्टिसिपेशन जो रीजन से समझा जा सकता है। ह्यूमन लॉ रूलर्स द्वारा बनाए गए लॉस जो सोसाइटी को रेगुलेट करते हैं। अगर ह्यूमन लॉ नेचुरल लॉ के अगेंस्ट हो जाए तो वो अनजस्ट माना जाता है। एग्जाम्पल, अगर रूलर बिना वजह एक्सेस टैक्स इंपोज करे तो वो अनजस्ट लॉ होगा। 2. स्टेट का रोल। एक्वाइनस के लिए स्टेट का मैं काम कॉमन गुड को प्रमोट करना था। ऑगस्टीन के उल्टा, जो ह्यूमंस को सिंफुल और पॉलिटिकल लाइफ को नेगेटिव मानते थे, एक्वाइनस ने ह्यूमन रीजन को पॉजिटिव माना। स्टेट को पीस, जस्टिस और मोरल ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए ताकि लोग वर्चुअस लाइफ जी सकें। की पॉइंट्स। स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ सिन के रेमेडी के लिए नहीं। स्टेट इंडिविजुअल्स को वर्च्यू डेवलप करने के लिए सही कंडीशंस देता है। पॉलिटिकल अथॉरिटी हमेशा मॉरल अथॉरिटी के साथ लिंक्ड होनी चाहिए और रूलर्स गॉड और नेचुरल लॉ के अकाउंटेबल होते हैं। 3. लॉ, मोरालिटी और रिलीजन का कनेक्शन। एक्वाइनस ने लॉ को मोरालिटी और रिलीजन के साथ क्लोजली कनेक्ट किया। उनका मानना था कि कोई भी रियल लॉ कभी डिवाइन लॉ या नेचुरल लॉ के अगेंस्ट नहीं हो सकता। मोरालिटी यूनिवर्सल है और नेचुरल लॉ से रीजन के जरिए समझी जा सकती है। इम्प्लीकेशन। एक्वाइनस ने एरिस्टोटल के एथिक्स को क्रिश्चियन थियोलॉजी के साथ ब्रिज किया। उनकी थियरी कैथोलिक चर्च के पॉलिटिकल थॉट का फाउंडेशन बनी। 4. कंट्रीब्यूशन टू मेडिवल पॉलिटिकल थॉट। एक्वाइनस ने फेथ और रीजन को हार्मोनाइज किया। उनकी थियरी नेचुरल राइट्स ट्रेडिशन का बेस बनी जो लॉक जेस थिंकर्स को इन्फ्लुएंस करती है। उनका जस्ट लॉ और कॉमन गुड का आइडिया मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल और ह्यूमन राइट्स डिबेट्स में भी सेंट्रल है। मेडिवल यूरोप के लिए उन्होंने गवर्नेंस का एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क दिया।
कंक्लूजन। समिंग अप, सेंट थॉमस एक्वाइनस ने लॉ और स्टेट को एक रैशनल और डिवाइन फ्रेमवर्क में समझाया। उन्होंने कहा लॉ रीजन और कॉमन गुड पर बेस्ड होना चाहिए और स्टेट का रोल इंडिविजुअल्स को वर्चुअस बनाने में हेल्प करना है। एक्वाइनस का थॉट मेडिवल से लेकर मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी तक बहुत इन्फ्लुएंस करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 5. Man is born free, but everywhere he is in chains. Examine Rousseau's attempt to reconcile liberty with authority. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें रूसो के प्रसिद्ध वाक्य का एनालिसिस करना है। मतलब ये समझना है कि इंसान प्राकृतिक रूप से आजाद है, लेकिन समझ में उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। हमें रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, जनरल विल और कैसे उन्होंने फ्रीडम और अथॉरिटी को बैलेंस किया, यह एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। जीन जाक रूसो 1712 to 1778 एनलाइटनमेंट के एक मशहूर थिंकर थे। उनका मशहूर स्टेटमेंट मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स इंसान की प्राकृतिक आजादी और समझ की बंदिशों के बीच का टेंशन दिखाता है। रूसो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर में आदमी पूरी तरह आजाद था, लेकिन सोसाइटी और प्राइवेट प्रॉपर्टी के आने से इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया। इस समस्या को सुझाने के लिए रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया दिया, जिसमें सब लोग मिलकर एक कलेक्टिव विल बनाते हैं। इस तरह उन्होंने लिबर्टी और अथॉरिटी को रिकंसाइल करने की कोशिश की। मेन बॉडी। 1. नेचुरल फ्रीडम और चेन्स का प्रॉब्लम। स्टेट ऑफ नेचर में इंसान फ्री, इक्वल और सिंपल लाइफ जीता था। कोई इनइक्वालिटी या ऑपरेशन नहीं था। लेकिन जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी और इंस्टीट्यूशंस आए, इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ। यह चेन्स इंसान की प्राकृतिक आजादी को तोड़ देते हैं। 2. सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया। रूसो कहता है कि करप्शन और आर्बिट्ररी अथॉरिटी से बचने के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। यह कॉन्ट्रैक्ट किंग और लोगों के बीच नहीं, बल्कि इंडिविजुअल्स के बीच होता है। हर व्यक्ति अपने नेचुरल राइट्स को एक कलेक्टिव बॉडी को दे देता है। बदले में सबको सिविल लिबर्टी और इक्वालिटी मिलती है। एग्जाम्पल। एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में लोग अपने बनाए हुए कानून को फॉलो करते हैं, मतलब अपने आप को ही फॉलो करना। 3. जनरल विल का रोल। रूसो का मेन कॉन्सेप्ट है जनरल विल, जो कम्युनिटी का कलेक्टिव इंटरेस्ट दिखाता है। जब लोग जनरल विल को फॉलो करते हैं, तो वो अपने कॉमन गुड को फॉलो कर रहे होते हैं, न कि किसी रूलर या एक ग्रुप के इंटरेस्ट को। इस तरह फ्रीडम भी बची रहती है और अथॉरिटी भी लेजिटिमेट हो जाती है। एग्जाम्पल। आज के डेमोक्रेसी में जब लॉज रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन से बनते हैं, तो लोग उन्हें अपना समझते हैं। 4. लिबर्टी और अथॉरिटी का बैलेंस। रूसो कहता है लिबर्टी का मतलब है अपने बनाए हुए कानून के अंदर जीना। अथॉरिटी तभी सही है जब वो लोगों के विल को रिफ्लेक्ट करे। नेचुरल लिबर्टी छोड़कर इंसान सिविल लिबर्टी और मोरल फ्रीडम पाता है। उनके विचार फ्रेंच रिवॉल्यूशन और मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत बने। कंक्लूजन। रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक कोशिश थी लिबर्टी और अथॉरिटी को एक साथ जोड़ने की। उन्होंने अथॉरिटी को रूलर से हटाकर लोगों के कलेक्टिव जनरल विल पर टिकाया। आज भी उनके विचार डेमोक्रेसी, पॉपुलर सॉवरेनिटी और सिटीजन पार्टिसिपेशन के लिए रेलेवेंट है। उनका ये थियरी बताता है कि इंसान आजाद भी हो सकता है और एक सामाजिक सिस्टम का हिस्सा भी बन सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।